जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी हम पार्ट 1 कर चुके हैं और जो आपकी स्क्रीन पे अब है वो है पार्ट 2। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन एजुकेशन और जीके से रिलेटेड हो वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। तो आइए दोस्तों अब हम क्या है ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और मेरी एक स्पेशल रिकमेंडेशन है जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को करता हूं कि पहले आप पार्ट 1 देखें फिर जाके पार्ट 2 पे आए दोस्तों, ताकि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे और ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है फर्स्ट वीडियो के अंदर में। जल्दी जल्दी को थ्रू करते हैं। आइए ऑर्गेनाइजेशन, यस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था, याद करिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था एक संस्था, एक जगह, एक प्लेस जहां पे, एक एस्टेब्लिशमेंट जहां पे आप मिलकर क्या करते हो, काम करते हो, परफॉर्म करते हो और क्या करते हो, गोल को अचीव करते हो। एक एस्टेब्लिशमेंट जो कि गोल अचीव करने के लिए काम करती है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या प्रोसेस हैं। दोस्तों इसके 4 प्रोसेस थे। पहला क्या बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क को आइडेंटिफाई करो, डिपार्टमेंट वाइज में काम बांटो, सबको अपनी अपनी ड्यूटी दो, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसकी अकाउंटेबिलिटी करेगा। तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सुपीरियर है, कौन हमसे जूनियर है, कौन हमारा कलीग होगा, कौन हमारा सबऑर्डिनेट्स होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हर प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन में आता ही आता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं। क्या इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं आप लोगों के साथ में, और मैंने एक और डिस्कशन कर लिया पहली वीडियो में। क्या इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपोर्टेंस है दोस्तों, सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किए थे ब्रीफली। तो आइए दोस्तों अब हम आगे का टॉपिक कर लेते हैं। दोस्तों इसके साथ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जो कि मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करने जा रहा हूं। तो आराम से बैठिए और पूरी वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आए। आइए दोस्तों फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। दोस्तों फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब हम काम कर रहे हैं फंक्शन बेस पे। मैंने आप लोगों को इसमें लाइव एग्जांपल बताया था, अगर कोई छोटी फर्म है तो उसके अंदर में जो परचेज वाला होगा वो सभी प्रोडक्ट को देखेगा, चाहे वो प्रोडक्ट आप लोगों के गारमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो शूज हो, चाहे वो आप लोगों का गारमेंट्स हो गए, शूज हो गए, आप एनी अदर प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्लॉथ्स ले सकते हैं, आप इसमें जींस ले सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। चाहे आप लोगों को ग्रोसरी आइटम हो गए, सब के सब आइटम्स में वो डील करेगा। ये सभी आइटम में परचेज वाला डील करेगा, इसी सभी आइटम में सेल्स वाला डील करेगा, इसी सभी के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला डील करेगा, इसी सब के अंदर में आप लोगों का कौन सा मार्केटिंग वाला भी डील करेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग बोथ आर सेम, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इसके अंदर में डील करेंगे। और दोस्तों दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था, यस 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 याद कीजिए। डिविजनल में ये बताया था कि अगर मैं बोलता हूं कि काम गारमेंट्स का है, मतलब आपका काम गारमेंट्स का, कपड़ों का काम है, तो इसके परचेज सेल्स, परचेज वाले, सेल्स वाले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले और जो आपके मार्केटिंग वाले हो गए, ये सब के सब क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे। मतलब गारमेंट्स में ही परचेज वाला है, गारमेंट में सेल वाला है, गारमेंट रिसर्च डेवलपमेंट है। ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाइज, ये प्रोडक्ट है दोस्तों, ये प्रोडक्ट वाइज काम बांटते हैं। ये क्या कहते हैं, इसके अंदर में प्रोडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे प्रोडक्ट वाले सारे काम करते हैं और उसके अंदर क्या काम करते हैं, उसे परचेज वाला अगर है तो सभी आइटम परचेज करेगा, चाहे वो आपका आइटम छोटा हो और चाहे आइटम मोटा हो, सभी आइटम को परचेज करने वाला है। तो दोस्तों डिविजनल में हमने क्या सीखा कि प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट के हिसाब से मैनेजर्स का बाइफरकेट करना, वहां मैनेजर के हिसाब से प्रोडक्ट बाइफरकेट हो रहा है। बस ये छोटा सा फंडामेंटल समझ में अगर आपके दिमाग में आ चुका है तो दोस्तों आप ये सब कर चुके हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर में, वीडियो के अंदर में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने जा रही है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट पे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, क्या बैक करके देख लेते हैं। यस एग्जांपल बताया था कि परचेज वाला, सेल्स वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एंड मार्केटिंग वाला। रुक जाओ जी, बिल्कुल टिक लगा देते हैं, बिल्कुल यस यस यस। कलर थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि हम लोग को और अच्छा लगे। ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया, फंक्शनल में परचेज वाला, सेल्स वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग वाला जो होगा वो सभी काम करेगा, चाहे गारमेंट्स के, शूज के, क्लॉथ्स के, जींस के, सब चीजों के काम परचेज वाला सब चीज खरीदेगा, चाहे वो गारमेंट्स खरीदे, शूज खरीदे, क्लॉथ खरीदे या जींस खरीदे। ये होता है क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर। यस नेक्स्ट करते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखिए सबसे ऊपर आ गया आपका क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेजिंग, इनके चारों डिपार्टमेंट हो गए सब काम। तो परचेज वाला आपका सभी सामान खरीदेगा, चाहे वो गारमेंट्स का सामान हो, चाहे वो आप लोग के क्लॉथ्स हो, चाहे आप लोग के शूज हो, चाहे स्कूल बैग्स हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आप लोग का कुछ भी एसेसरीज हो, चाहे आप लोग के एनी अदर कुछ भी आइटम हो दोस्तों, चाहे इसमें कीबोर्ड और माउस मैंने कह दिया,
इसके अंदर में कीबोर्ड एंड माउस हो गए। मतलब ध्यान दीजिए, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, बैग, क्लॉथ, सब के सब प्रोडक्ट अलग अलग हैं, लेकिन परचेज वाला सभी प्रोडक्ट खरीदेगा। कब? अगर स्ट्रक्चर क्या है? फंक्शनल है, काम वाला स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो याद रखिए, परचेज वाला सभी आइटम खरीदेगा, सेल वाला सब बेचेगा। उसका मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं, उसको सब बेचने का है। तो देखिए, समझिएगा, इसके अंदर में यहां पे मैंने कहा कि मार्केटिंग या सेल्स वाला है, मार्केटिंग एंड सेल्स वाले हैं। इसको आपने आइटम दे दिया कि आप जाओ और गारमेंट्स बेचो, आप ही क्लॉथ बेचो, आप ही बैग बेचो, आप ही लैपटॉप बेचो और आप ही कीबोर्ड बेचोगे। इसको सारे काम दे दिए, सब बेचो, ये भी बेचो, ये भी बेचो, ये भी बेचो। अब ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेचेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है। इस सिचुएशन पे आइटम नंबर 2 मानो ज्यादा बिक रही है, आइटम नंबर 3 कम बिक रही है और 4 तो बिक ही नहीं रही है भाई। तो क्या कंपनी कीबोर्ड की प्रोडक्शन करे? तो नहीं, कंपनी कीबोर्ड की प्रोडक्शन ना करे। ये कब काम आता है? जब काम छोटे पैमाने पे हो, जब बिजनेस छोटा हो, बिजनेस इतना सा हो, छोटा बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, तो आप लगाओ कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाओ। और अगर बिजनेस क्या है? लार्ज है, बिग है, उस कंडीशन पे डिविजनल स्ट्रक्चर लगाओ, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हमें प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई बच्चा भी समझ लेगा। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से। व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर? यस, डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब प्रोडक्ट वाइज काम को बांट दे। दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, यहां पे बैग वाले ने क्या किया? ह्यूमन रिसोर्स वाला अलग हो गया, इसका मार्केटिंग वाला अलग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग हो गया, परचेज अलग हो गया। ऐसे ही सेम शूज वाले के भी 4 बंदे होंगे, ऐसे ही सेम यूनिफॉर्म वालों के भी होंगे, ऐसे ही सेम बुक्स वालों के भी 4 बंदे होंगे। मतलब क्या है? प्रोडक्ट वाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, परचेज वाले, सेल्स वाले, सबको अलग अलग दोस्तों कर दिया। ये कब काम आएगा? जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होगी। इन दी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर ही काम आता है। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए आज के डेट में कि अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी लार्ज है दोस्तों, तो जाके डिविजनल स्ट्रक्चर ठोक दो, और अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्मॉल है, छोटी है, इत्तू सी है, तो आप क्या लगाओ? फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों, जब आप पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों, आइए फटाफट कर लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। भैया, क्या डिफरेंस है फंक्शनल के अंदर में और क्या डिफरेंस है डिविजनल में? बताओ, बच्चा पढ़ ले, उसको समझ में आ जाए। अच्छा, आप भी तो बच्चे ही हो, आओ पढ़ लेते हैं फिर। बेसिक, स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप। अगर छोटा टुच्चू ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, लगा दो, ठोक दो फंक्शनल स्ट्रक्चर। बड़ा ग्रुप है, ठोक दो डिविजनल स्ट्रक्चर। तो क्या कहता है? स्मॉल ग्रुप विद ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन एरिया सच एज प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग। छोटा सा है तो सेल्स भी वही करेगा, प्रोडक्शन भी हो गया, मार्केटिंग हो गया। लेकिन अगर ग्रुप हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑपरेशंस बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्केट लोकेशन और द प्रोडक्ट कैटेगरीज। इसमें किसको ध्यान देते हैं? प्रोडक्ट को। और इसमें किसको ध्यान देते हैं? फंक्शन एरिया को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बस भैया, हो गया। आइए पॉइंट नंबर 2 कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है द टॉप मैनेजमेंट मेक द एग्जीक्यूटिव्स, क्या कहता है? एग्जीक्यूट द मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन एंड एग्जिस्ट ए हायरार्की। ये सभी डिसीजन किस पे होता है? टॉप लेवल पे होता है। और एक हायरार्की सिस्टम होती है, कौन किसको रिपोर्ट करे। हायरार्की का मतलब टॉप से नीचे, उससे नीचे, उसके नीचे। और डिविजनल मैनेजर्स आर लीडर्स हैव द ऑटोनोमी टू मेक डिसीजन एंड देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें पावर सिर्फ एक सिंगल बंदे पे होती है और सबको क्या करता है? ऑपरेट करता है दोस्तों। और उसमें हायरार्की सिस्टम होती है, जो टॉप लेवल वाला बंदा होता है वो सबको गाइड करता है। अब कहता है अकाउंटेबिलिटी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या अकाउंटेबिलिटी है, किसका क्या काम है। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फेस ए प्रॉब्लम, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम फेस करता है, इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेस द रूट कॉजेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां किस जड़ में दिक्कत है, अब
पता नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, आपका ये प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर 5, प्रोडक्ट नंबर 4, प्रोडक्ट नंबर 3, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 1, ये टोटल कंपनी का 100 प्रोडक्ट है। अब इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कम बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम हो रही है, इसके बारे में पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन वाला बेचारा सभी माल को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा। अगर मैं उससे पूछूं बता इस माल का कितना स्टॉक है, वो बता नहीं सकता दोस्तों। क्यों नहीं बता सकता है, यह समझिए इस बात को, अगर वो स्टॉक को अलग अलग करने पे ध्यान दे तो उसकी रातों रात खत्म हो जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगा। वो कितने हफ्ते लग जाएगा स्टॉक काउंट करने में, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कितने हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट को मैनेज करना एक प्रोडक्शन वाले के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये पता कर पाना कि किसका कितना स्टॉक अवेलेबल है, ऐसी सेल्स वाले के लिए। लेकिन दूसरी तरफ में जहां पे हम प्रोडक्ट के हिसाब से बाइफरगेट करते हैं, वहां पे हम बोलेंगे भाई आओ साबुन वाले और शूज वाले तुम पहले आ जाओ, तो शूज का बताओ भैया कितना परचेज है, तो बता देगा लियो जी सर। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उसको प्रोडक्ट वाइज बांट रखा है, प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्शन अलग है, तो सीधा बोलोगे भाई प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन। बोला भाई क्लॉथ वाले को बुलाओ, तो बोलेगा भैया क्लॉथ वाले भैया आ जाओ जरा। अच्छा जी, क्लॉथ्स वाले भैया आ गए, क्लॉथ्स वाले प्रोडक्शन वाले को बता दिया कि भैया बुलाओ भाई, सामान बताओ क्या क्या माल है, धड़ देनी चिट्ठा रख देगा, लो जी साहब ये रहा सामान, ये रही कमी, ये रही चीज, क्योंकि 1 मिनट में बता देगा, क्योंकि आपने पहले से उसको बाइफरगेट कर रखा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर में किसी भी प्रॉब्लम को पकड़ना, किसी प्रॉब्लम को निकालना, इट्स टू इजी। ये क्या है? टू इजी। ये बहुत ज्यादा इजी होगा किसी चीज को निकालना, प्रॉब्लम को निकालना बहुत ज्यादा इजी है। कॉस्ट ये जो होती है, ये हमारी इट्स कॉस्ट सेविंग, ये कॉस्ट सेविंग है और ये एक्सपेंसिव है दोस्तों। क्यों एक्सपेंसिव है? यहां सिर्फ 1 प्रोडक्शन वाला है और सभी काम को कर रहा है। यहां पे जितने आपके प्रोडक्ट होंगे उतने प्रोडक्शन वाला होगा, यस, उतने सेल्स वाला होगा, उतना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला होगा। जितने प्रोडक्ट हैं उतने लोग हैं, और वहां जितने कम प्रोडक्ट है, चाहे प्रोडक्ट 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, 500, एक प्रोडक्शन वाला है, मतलब इंप्लॉय कम है। इंप्लॉय कम है तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस भी कम हो रहा है। लेकिन आप पकड़ नहीं सकते कमी कहां है, उसको सुधार नहीं सकते। यही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका दोस्तों। तो आइए ध्यान दीजिए, इसके अंदर मैंने आप लोगों को ब्रीफ बता दिया है। सबसे लास्ट पॉइंट क्या दिया है? इट्स सुटेबल फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ इंटरप्राइजेज। साफ कह रहा है छोटा इंटरप्राइजेज है, कर लो भैया, लगा दो फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब बताओ मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी इंटरप्राइजेज बेचारे की टर्नओवर जो है 10 लाख है। अच्छा भैया अब ये मत पूछ लेना व्हाट इज टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब था सेल वैल्यू। हम लोग बेसिकली सेल वैल्यू को टर्नओवर कहते हैं। अगर किसी की सेल वैल्यू 10 लाख है, कैसे 1 क्वार्टर की या ईयरली ले लो आप लोग, 1 साल की 10 लाख की सेल है, बेचारा 4 प्रोडक्ट बनाता है, 4 प्रोडक्शन वाले कैसे रख सकता है? मुझे बताइए, 10 लाख की सेल है, 4 प्रोडक्ट ले रखे बैठे हो और 4 प्रोडक्शन वाला बता के दिखा दो किसी फैक्ट्री के अंदर में, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ये उसी जगह पॉसिबल है जहां पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पैमाने पे बनाया जाए, तभी जाके पॉसिबल होगी। आप समझिए इस बात को। अगर मैं लक्स साउथ की बात करता हूं, लक्स साबुन की बात करता हूं, तो देखिए क्या लक्स साबुन सिर्फ एक व्यक्ति इस्तेमाल करता नहीं, ये लार्ज क्वांटिटी में लोग यूज करते हैं। और इस कंडीशन की वजह से ही कंपनी क्या करती है दोस्तों, समझिए कंपनी क्या करती है। यस, कंपनी क्या करती है, उसके लिए प्रोडक्ट वाइज अलग कर दिया, प्रोडक्शन वाला, सेल्स वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, जनरल मैनेजर, सब अलग कर दिया प्रोडक्ट वाइज, ताकि उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस हो सके और प्रोडक्ट ज्यादा ग्रूम कर सके। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम क्या कर सकते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। तो ये किसके लिए है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये किसके लिए दोस्तों? यस और यस और यस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए दोस्तों। ठोको सीधा फंक्शनल स्ट्रक्चर, और लार्ज के लिए लगाओ क्या? डिविजनल स्ट्रक्चर लगाएंगे जी। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम लोग बिल्कुल समझदार हैं। और दोस्तों अब मैं समझ चुका हूं, आप लोग भी समझदार हो चुके हो। ये अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा? ये अल्टीमेट डिसीजन होगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर का, फर्म के डायरेक्टर का अल्टीमेट डिसीजन होगा कि क्या लागू करना है, वो उसका है। तो दोस्तों आइए अब हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन का मतलब बताओ क्या करें। आप बताओ क्या करोगे, ये कोई नहीं बता सकता कौन क्या करेगा। कंक्लूजन सीधा कहता है ये रहा इंसान, और ये रहा दूसरा इंसान, ये रहा तीसरा इंसान। दोस्तों इंसान नंबर 1, इंसान नंबर 1, इंसान नंबर 2, इंसान नंबर 3, 3 टाइप्स के इंसान होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, स्क्रीन के ऊपर में तीनों के तीनों इंसान है, तीनों की साइकोलॉजी अलग है। कोई कहता है फंक्शनल करूंगा, कोई कहता है कि मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट वाइज बाइफरगेट करूंगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता भाई, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर में जो डायरेक्टर है कंपनी का, जो फर्म चला रहा है, जो बिजनेस चला रहा है, जो धंधा चला रहा है, उसके ऊपर में भैया जो लगाना है तो लगा दे।
तेरी मर्जी, तुझे जो लगाना लगा। तो क्या कहता है, बिजनेस ओनर्स, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का डायरेक्टर, बिजनेस का कौन, मैनेजर, आर द डिसीजन मेकर्स, वही डिसीजन मेकर है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाते हैं या फिर वो डिविजनल स्ट्रक्चर लगाते हैं। ये डिपेंड्स करता है उसके ऊपर में हु इज द ओनर ऑफ ए कंपनी। जो कंपनी का ओनर है वो डिसाइड करे, ये काम हमारा नहीं है डिसाइड करने का। बट जनरली हमें देखने को मिलता है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमेशा क्या लगता है, तो डिविजनल लगता है, फंक्शनल लगता है, फंक्शनल लगता है, फंक्शन वाइज। डिवीजन का मतलब दिमाग में डिवीजन अलग अलग टुकड़े कर दिए, टुकड़े 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 कब होंगे, प्रोडक्ट वाइज टुकड़े होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सीख चुके हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। रेड है, रेड से रेड पे लिखूंगा, दिक्कत लगेगी आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा क्या कर देते हैं दोस्तों, यस तो चेंज कर देते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ये ग्रीन फंक्शनल स्ट्रक्चर। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटी आर ग्रुप्ड, हमारी एक्टिविटी जो होती है ग्रुप्ड होती है, एंड डिपार्टमेंट क्या होते हैं, आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं ये। फॉर एग्जांपल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर द फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शन डिपार्टमेंट्स, सेल्स डिपार्टमेंट एंड एटीसी। मतलब सभी काम जो होंगे प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट 1 2 3 4, मतलब P1 P2 P3 और P4 जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर प्रोडक्शन का है तो सबका सब काम प्रोडक्शन वाले के पास ही होगा। यही बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। सुटेबिलिटी कहां काम करेगा, कहता लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस अगर वन लाइन में प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक लाइन में प्रोडक्ट बन रहे हैं तो सुटेबल है, वरना सुटेबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद द डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, तो भी ये सुटेबल है दोस्तों। आइए अब एडवांटेज कर लेते हैं। एडवांटेज का मतलब फायदा, और फायदे का मतलब आप लोगों को पता ही है, धंधे का मतलब ही क्या है, जहां पे क्या हो, फायदा हो, तभी जाके बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है दोस्तों। स्पेशलाइजेशंस, बेटर डिसीजंस of labor take place which result in specializations of function and its consequent benefits। अगर कोई स्पेशलाइजेशंस में है, अगर वो स्पेशलिस्ट है किसी चीज का, तो वो बेहतर रिजल्ट निकाल के देगा, बेहतर बेनिफिट देगा। फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिशिंग। कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो एक ऐसा पॉइंट है, ठोक दो किसी के ऊपर कहीं काम कर जाएगा। कोऑर्डिनेशन हर एक्टिविटी में जरूरत है, तो इसमें भी कहता है कि इस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन जो होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रोडक्शन वाले के बीच में हो, चाहे सेल्स वाले के बीच में हो, चाहे किसी के बीच में। देन थर्ड स्टेप्स, हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम कौन करता है, यस फंक्शनल स्ट्रक्चर करता है, क्योंकि इसमें मैनेजर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। उसमें पावर सेंट्रलाइज है, एक बीच में है, इसमें क्या है, हायरार्की सिस्टम है, ऊपर से नीचे तक पावर आ रही है। तो इसमें मैनेजर क्या करता है, मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप्स ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन विच मेक देम स्पेशलाइज्ड एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि एक ही काम को प्रोडक्शन वाला हर टाइप से जब करेगा तो वह क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाएगा, और उसकी जो एक्टिविटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ताकि क्या कर सके, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके विद द मिनिमम कॉस्ट के अंदर में। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्शन वाले का भेजा, जाओ भाई डीजल लेकर आओ, सभी जनरेटर को चलाने, तो ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट अपने आप आ चुका, मिनिमम कॉस्ट इट्स लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इसमें एक ही प्रोडक्शन वाला है, इसलिए डुप्लीकेशन, एक काम को 2 बार करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और कॉस्टिंग कम हो जाएगी। यही बात दोस्तों इसमें कहता है। डिसएडवांटेज ऐसा हो ही नहीं सकता, इस धरती पे कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें एडवांटेज हो और डिसएडवांटेज नहीं हो, तो इसमें भी डिसएडवांटेज होगा। आइए पढ़ लेते हैं। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। जब सब के सब अपने अपने काम में दौड़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट ढीला रह जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, बिखर जाएगा। ईच डिपार्टमेंट हेड, हर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, ईच डिपार्टमेंट हेड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस। हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करेगा। अगर मैं प्रोडक्ट लाइनिंग की बात करता हूं, प्रोडक्ट नंबर 1 P1 P2 P3, इसमें से अगर P3 नहीं चल रहा तो वह P3 पे जोर नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां पे प्रोडक्ट वाइज आपने चीज बांटी है और P3 प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो सब के सब जोर लगाएंगे। ये इसका पहला डिमेरिट है।
देन सेकंड, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ डिपार्टमेंटल वाइज कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इस वजह से भी क्या होती है, सेल्स इसकी डिक्रीज हो जाती है। ऑल द डिपार्टमेंट हेड्स वर्क्स एज पर ऑन विशेज, हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, विच लीड्स टू कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट इजियर बट इट मेक्स इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट, और वो आपस में कोऑर्डिनेशन कई बार नहीं कर पाते और जाके भी क्या हो जाती है, हमें डिफिकल्टीज आ जाती है। फिर कहते हैं हैंडल इन इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड ओनली इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द होल वर्क, सभी काम को करने में थोड़े थोड़े स्पेशल हो जाते हैं वो। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़े थोड़े काम को करने में स्पेशल हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं कि सिर्फ एक आपको शॉप बनाने, साबुन बनाना है, क्लॉथ बनाना है, किसी एक पर्टिकुलर मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, उसमें आप स्पेशल हो जाओगे, चाहे प्रोडक्शन वाले हो, उसके हर चीज के बारे में मिनिमम कॉस्टिंग निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप उसे क्या हो दोस्तों, यस स्पेशलिस्ट हो। लेकिन ये काम किस में नहीं होता, फंक्शनल में नहीं होता। आइए दोस्तों, अब जब हम फंक्शनल कर चुके हैं तो डिविजनल कैसे छूटेगा, आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल द होल एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, साफ लिख दिया, जो मेजर प्रोडक्ट है उसे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे मटेरियल हो, प्लास्टिक हो, कॉस्मेटिक हो, ईटीसी, इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब आप काम को मेटल वाइज, प्लास्टिक वाइज, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग कर दो, उसे डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। तो आइए ध्यान देते हैं, इसकी भी आप सुटेबिलिटी अपने आप सेल्फ कर सकते हो। ध्यान दीजिए एडवांटेज पे, क्विक डिसीजन मेकिंग, आप बहुत तेजी से ऐसे डिसीजन लोगे, किस प्रोडक्ट में दिक्कत है पकड़ो और एरर को क्या करो, डेविएशन को खत्म करो। व्हाट इज डेविएशन, डेविएशन मींस कमी, क्या कमी रह गई थी उसको ढूंढो, उसको सुधार करो, यही इसका पहला पॉइंट है। क्विक डिसीजन मेकिंग, हर चीज के डिसीजन फटाफट होगी। दूसरा क्या है, डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड, डिविजनल रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी असेस्ड इजिली, बहुत आसानी से आप इसको पा सकते हैं कि कौन सी जो प्रोडक्ट लाइन है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अच्छा चल रहा है और कौन सा ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जो खराब चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके प्रोडक्शन को कम करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारा खराब चल रहा है, नहीं चल रहा, या फिर उसके डेविएशन को सुधार कर उसके सेल को क्या करेंगे, यस इंक्रीज करेंगे। क्योंकि हर किसी का फंडामेंटल रूल जो होता है वो एक ही होता है दोस्तों, प्रॉफिट कमाने का इस धरती पे सिर्फ दो रूल है, दो रूल। रूल नंबर 1 सेल बढ़ा लो, रूल नंबर 2 कॉस्ट कम कर लो। रूल नंबर दोनों को काम करने के बीच में जो हम है वही बिजनेसमैन, बिल्कुल बीचों बीच में। सेल्स को बढ़ाने में और कॉस्ट को कम करने के बीच में कौन है, बिजनेसमैन। आप क्या कर रहे हो, सेल्स को इंक्रीज, और दूसरा प्रोडक्शन वाला क्या कर रहा है, कॉस्ट को डिक्रीज। इन दोनों के बीच में जो है वही आपका मार्जिन है, यही प्रॉफिट है, यही इसके बीच में पूरा बिजनेस है। पूरी धरती ऐसे करके है, बिल्कुल बीचों बीच में, क्योंकि हर किसी का प्रॉफिट क्या है तभी पॉसिबल है जब सेल इंक्रीज हो या फिर कॉस्टिंग डिक्रीज हो। देन नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, तभी किसी फर्म की ग्रोथ होगी जब उस फर्म में दोस्तों क्या होगा, वो फर्म डिविजनल वाइज, मतलब डिविजनल वाइज बाइफरकेट किया जाएगा, ताकि उसे पता चल सके उसकी क्या ग्रोथ है और क्या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है दोस्तों। आइए दोस्तों डिसएडवांटेज कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना है, कहीं ना कहीं तो आना निश्चित है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जहां पे विचार ना मिले, प्रोडक्ट ना मिले, चीज ना मिले, सामान ना मिले, चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे वो पर्सनल हो, वही कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट डिविजनल ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का जो बंटवारा होता है दोस्तों वे अलग अलग तरीके से हो जाता है। मानिए आपके पास में कंपनी की पूरी शेड है और उस शेड में हिस्सा बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट वाइज में चीजों को बांट रहे हैं, उसमें अगर किसी में कॉन्फ्लिक्ट कैसे पाया जाएगा, वो कहता भाई ये दरवाजे के पास में जो फैक्ट्री वाला है इसमें माल को उतारना बहुत आसान होता है और मेरा माल क्या है लास्ट में उतरता है, मेरे को बहुत डिफिकल्टीज होती है। कंपनी का शेड बहुत बड़ा है दोस्तों, ये देखो इतना बड़ा कंपनी का शेड है, यहां जिसका डिपार्टमेंट है और यहां डिपार्टमेंट है, यहां इजिली माल आ जाता है, इजिली माल चला जाता है ट्रांसपोर्ट से, लेकिन इसको यहां तक पहुंचाना पड़ता है, यहां तक लेके जाना पड़ता है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज का एलोकेशन नहीं हुआ। क्या होती है रिसोर्सेज, सामान का बंटवारा सही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डुप्लीसिटी मतलब डाइवर्सिफिकेशन होना ही जरूरी है। इंटायर सेट ऑफ फंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिविजन्स, इट गिव्स राइज टू डुप्लीसिटी, क्या है डुप्लीसिटी
ऑफ एफर्ट्स अमंग डिविजनल एंड इंक्रीज कॉस्ट। इससे डिविजनल ऑफ वर्क जो होता है, काम का जो बंटवारा होता है, इस वजह से डुप्लीकेसी होने की वजह से क्या हो जाता है, कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। देन थर्ड पॉइंट, सेल्फिश एटीट्यूड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसके अंदर में। प्रोडक्ट वाइज जब चीज बढ़ती है और किसी का एटीट्यूड सेल्फिश वाइज हो जाएगा तो भी दोस्तों क्या होगा, परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगी और प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत जल्दी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी सेल। एच डिवीजन ट्राई टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस। हर डिवीजन इसमें काम करने की सोचेगा ताकि मुझे बेटर परफॉर्मेंस मिल सके, एंड समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। चाहे कोई भी कॉस्ट, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े दूसरे के मुकाबले में, इसलिए क्या होगा, वो सेल्फिश एटीट्यूड उसका अपने आप बन जाएगा। दोस्तों आइए दोस्तों अब कर लेते हैं, क्या हमारे पास में टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक, उसका नाम है क्या दोस्तों, यस, डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं दोस्तों, ये अगर आपने सीख लिया तो आई होप आपने ये पूरी की पूरी चीजें कर ली है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक चीज बता रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों फॉर्मल का मतलब सिंपल सी बात है, शर्ट पैंट पहन के जा रहे हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और शर्ट पैंट पहन के नहीं जींस पहन के जा रहे हो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। सीधे लफ्जों में अगर कहूं तो फॉर्मल का मतलब जहां पे हायरार्की सिस्टम हो, फॉर्मल का मतलब जहां पे सारे रूल्स फॉलो होते हैं, फॉर्मल का मतलब जिस जगह पे ऑपरेट करने के लिए एक डिविजनल वाइज काम होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पे आपके क्लॉथ, आपके बिहेवियर, आपका काम, ये सब चीज आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सको, वो क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। दोस्तों बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हर किसी बिजनेस के अंदर में कि बिजनेस शुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। बिजनेस जो है फॉर्मल होना चाहिए या इनफॉर्मल होना चाहिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर बार पेपर के अंदर में दोस्तों आता ही आता है। यही फॉर्मल और इनफॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब आप लोगों को समझा चुका हूं, जहां पे कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस और कंपनी के हर चीज फॉलो होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल। और इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पे सभी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जहां पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है, कोई किसी से इजीली मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को लेना चाहूंगा, बिल्कुल सिंपल, अगर किसी कंपनी का वर्कर जाके डायरेक्टर से मिल सकता है, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल है। और जिस कंपनी के अंदर में वर्कर जाके डायरेक्टर से ना मिल सके, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एक हायरार्की सिस्टम बना रखी है, एक स्टेज बना रखा है, उस स्टेज तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, उसको डायरेक्टर तक नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हम इनफॉर्मल कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी शेयर करना चाहता हो। यही दोस्तों फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में पूरा बेसिक है, और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों हम लोग आप लोगों को ब्रीफ में बताने वाले हैं। दोस्तों हो सकता है इसकी पार्ट 4 बने, लेकिन पार्ट 3 तो हर हाल में बनेगा। और दोबारा दोस्तों हम आपके साथ दोबारा स्वागत करेंगे, क्या, ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर क्या, 3rd, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का 3rd पार्ट। दोस्तों अभी तक आप पूरी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।